गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। परिश्रम बैच में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका फिजिक्स एजुकेटर। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। कैसे हैं आप सभी लोग? गरिमा, श्रद्धा, अमृता, रिमझिम, वंश, निकिता, नितिन, उत्कर्ष, तौसिफ, स्नेहा, हरिकेश, अंकित, मुस्कान, जानवी, वर्षा, उज्जवल, मोहित, इशिता, पूजा, आकृति, हर्ष, ठाकुर जी, सभी प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है भाई। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, कैसे हैं आप सभी लोग? अमृता कह रही है सर प्रीवियस वाली क्लास को रिपीट कर देना। तो बेटा प्रीवियस क्लास तो हुई नहीं थी, है ना? कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था यहाँ पर जिसकी वजह से वो क्लास हो नहीं पा रही थी। हाँ, ये भूत वाला स्टूडियो है, आप लोग को पता ही है ना? इस वाले स्टूडियो में थोड़ा सा भूतों का निवास रहता है, तो उन भूतों ने थोड़ा सा अपना इफेक्ट बढ़ा दिया था, जिसकी वजह से ये जो कैमरा है वो वीडियो ही नहीं ले पा रहा था। हाँ, कैमरा जो है वो वीडियो ही नहीं ले पा रहा था। तो फिर हमने यहाँ पर बैठ करके 51 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, उसके बाद जा करके ये सही हुआ है। हाँ, उसके बाद आप समझ लीजिए, उसके बाद ये जो है सही हुआ है। अब ये कैमरा बिल्कुल चकाचक काम कर रहा है। यस। हाँ, मैं एकदम बढ़िया भाई। मेरी हेल्थ को क्या हुआ है? एक कह रहा सर जी ऐसे ना गोली मत दो सर, आप घूमने गए थे मंडे को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है यार। मैं कभी भी क्लास कैंसिल करके भाई घूमने नहीं जाता। नेवर, नेवर एवर, है ना? ये कभी नहीं होता, है ना, कि जो है क्लास कैंसिल करके घूमने चले जाए। हाँ। सो आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स बेटा पढ़ने वाले हैं। वेव ऑप्टिक्स को आगे बढ़ाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इसको बेटा हम लोग पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे। कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेस क्या है, और फिर कुछ धुआंधार क्वेश्चंस भी हम लोग को पढ़ना है। यस। हाँ हाँ, भूत चला गया, भूत चला गया भाई, चला गया। कनिष्का बेटा धन्यवाद, धन्यवाद। सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अंदर के उस रावण को खत्म करेंगे, है ना? हम सभी के अंदर एक छोटा मोटा रावण तो होता ही है यार। उस रावण को जो है हम लोग सभी लोग कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। राइट? हाँ। ठीक बात है, ठीक बात है। चलो भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिलाने वाला हूं क्लास 11th का आपका एक चैप्टर जिसका नाम है वेव्स, है ना? कितने लोगों को 11th का ये चैप्टर वेव्स आता है बेटा? कितने लोगों को 11th का ये वाला चैप्टर वेव्स आता है? हरे कृष्णा बेटा, हरे कृष्णा। कितने बच्चों को ये चैप्टर वेव्स आता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो। बाकी आप लोगों को मैं एक पॉइंट और बताने वाला हूं, लेकिन पहले आप लोग जवाब दो ये। कोमल बेटा थैंक यू। थोड़ा थोड़ा आता है ना? थोड़ा थोड़ा आता है, ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो, एक चीज तो पहले, अभी तो मैं आपको जितना इस चैप्टर में रिक्वायर्ड है वो तो मैं आप लोगों को बता ही रहा हूं। बाकी आप सबको एक इंफॉर्मेशन और दे रहा हूं। आपके अपने एनसीईआरटी वाला यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th के वन शॉट लेक्चर्स मेरे आ रहे हैं। यानी कि बहुत ही जल्दी इसी 1 नवंबर से हम लोग वन शॉट लेक्चर्स को भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों के 11th क्लास का जो भी कॉन्सेप्ट छूट गया है वो कॉन्सेप्ट को उन वन शॉट लेक्चर्स के थ्रू आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। बाकी 12th के भी वन शॉट्स आगे आएंगे, है ना? जब उसका टाइम आएगा तो वो भी आएगा भाई साहब, ठीक है? तो क्लास 11th का जो भी टॉपिक तुम्हारा वीक है, देखो ये जो आने वाले वन शॉट्स है मैं आपको बता दूं ये बहुत ही तगड़े लेवल के वन शॉट्स होंगे। चाहे 11th के वन शॉट में लाऊं या 12th के लाऊं, तो अभी मैं 11th के वन शॉट्स लेकर के आ रहा हूं। मतलब 1.5 महीने में 11th पूरा सिलेबस आपको एकदम डिटेल में, एकदम बढ़िया तरीके से आपको जो है पढ़ा देंगे। वहां से आप लोग अपने 11th के सारे कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर लेना।
ये आप सबका हेल्प करेगा। जो बच्चे इसी बैच से पढ़ने के बाद, सीबीएसई का पेपर तो आप सब देंगे ही देंगे, है ना, इसके बाद आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो नीट का एग्जाम भी देना चाहते होंगे, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो जेई मेंस का एग्जाम भी देना चाहेंगे, है ना। जनरली बच्चे भले उनका टारगेट नीट या जेई मेंस ना हो, लेकिन सभी बच्चे कोशिश करते हैं कि यार पेपर तो दे ही दो, लाओ पेपर, फॉर्म भरने में क्या जाता है ना। ये एक जनरल ट्रेंड है। तो आप सभी भी इन एग्जाम्स को जो है भर पाएंगे, ठीक है। इनका फॉर्म आप लोग सब लोग भर सकते हो। सीयूईटी जो है उसमें तो देखो अच्छी बात ये, सीयूईटी में केवल और केवल क्लास 12th का सिलेबस आता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। लेकिन ये जो नीट और जेई मेंस का आपका एग्जाम है, इसमें 11th भी आएगा, इसमें 12th भी आएगा। और मैं गारंटी लेके आपको एक बात बोल रहा हूं, क्लास 12th से रिलेटेड जितना सिलेबस तुमको नीट में और जेई मेंस के एग्जाम में मिलेगा, मैं तुम्हें गारंटी से बता दूंगा वो सारी चीज हम लोग यहां बैच में पढ़ चुके हैं, वो सब चीजें हम लोग इस बैच में कर रहे हैं, राइट। और सीयूईटी का तो पूरा का पूरा पेपर आपको जो पढ़ाया है उसी से आएगा। ऑलरेडी इतने सारे क्वेश्चंस, उसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा रहा हूं, करवा चुका हूं, और आगे भी चैप्टर्स में करवाता रहूंगा, जिससे सीयूईटी का काम तुम्हारा 100% बन जाएगा, ठीक है। तो सीयूईटी तो ठीक है, लेकिन ये जो 11th वन शॉट का मैं सीरीज ला रहा हूं वो आप सभी की हेल्प करेगा जेई मेंस और नीट जैसे एग्जामिनेशन में। एक बार आप लोग केवल सब लोग ईमानदारी से देखो, आप लोग का टारगेट जेई मेंस और नीट का नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन वो जो वन शॉट लेक्चर्स आ रहे हैं उन वन शॉट लेक्चर्स को एक बार अच्छे से देखना, ठीक। 11th के कॉन्सेप्ट्स को भी क्लियर करना, 12th का तो आप मेरे साथ क्लियर कर ही रहे हो, 12th के भी जब वन शॉट्स आएंगे तो उसमें वहां पे आप 12th का भी मजा लेंगे। 11th और 12th दोनों आपका तैयार हो जाएगा आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम से पहले, है ना। तो जेई और नीट दोनों एग्जाम्स में आप अपना अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, आप लोग देखिएगा, राइट। हाँ, एनडीए में भी हेल्प करेगा, नो डाउट, एनडीए में भी करेगा। प्रयत्न कह रहे हैं सर ड्यूरेशन क्या होगा, ये मान के चलो बेटा 2.5 से 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे मिनिमम, ये इतना टाइम रहेगा। मतलब ये जो लेक्चर्स होंगे, ये लेक्चर्स 2.5 आवर्स से लेकर के 4 आवर्स या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये ड्यूरेशन रहेगा। क्योंकि यार इससे कम में ना किसी चैप्टर को अच्छे से कवर करना पॉसिबल नहीं है, क्लियर है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा सब लोग, बहुत जल्दी सीरीज आएगा। बाकी माइंड मैप सीरीज तो आप लोग कर ही रहे हैं, अच्छे से देख ही रहे हैं सभी लोग, ठीक है। माइंड मैप सीरीज के थ्रू बेटा अपना रिवीजन एक बार कर लेना। देखो पीडब्ल्यू जब कोई चीज लाता है ना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, और वो लॉजिक क्या है वो मेरी बात पहले सब लोग सुन लो ध्यान से। जब पीडब्ल्यू कोई भी सीरीज लाता है तो उसके पीछे बहुत तगड़ा लॉजिक होता है। मतलब हम लोग ऐसे नहीं कुछ भी कि मन आया लाओ वन शॉट कर दो, मन आया लाओ माइंड मैप कर दो, ना, ऐसा नहीं है। देखो आप सब लोग बैच में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो, राइट। तो आप सब ऑलरेडी जो है यहाँ पर एक बैच आपने परचेज कर रखा है, जिस बैच से आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, ठीक है। तो इसके बाद अब अगला टारगेट हमने आपको क्या दिया है, माइंड मैप, यानी कि आप अपने पूरे चैप्टर की समरी एक बार माइंड मैप के थ्रू अपने दिमाग में वापस से बैठालने की कोशिश करो, राइट। उसके बाद अभी आएगा आपका वन शॉट लेक्चर्स, ठीक है। वन शॉट के थ्रू एक बार मैं आपको फिर से, हो सकता है मैं आऊं या हो सकता है कोई दूसरे टीचर भी आए, कोई गारंटी नहीं है इस बात की, लेकिन उम्मीद है कि वन शॉट के थ्रू आपको एक बार पूरा चैप्टर फिर से पूरा सिलेबस रिवाइज करने का मौका मिलेगा। और उसके बाद जो फाइनल तुम्हारे मैराथन सेशंस आते हैं वो भी आपके आएंगे आपके एग्जाम के टाइम पर। मैराथन सेशन जो होता है वो 8 घंटे का, 9 घंटे का, 10 घंटे का, 12 घंटे का, 15 घंटे का भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स कितना टाइम अपने पास है और अपने को कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इस हिसाब से हम लोग आपके रिवीजन को भी कराते जा रहे हैं। जो बैच में करा रहे हैं वो तो करा ही रहे हैं, यूट्यूब से भी आप उस चीज का हेल्प लेते रहो, अगर आपको आपका वही टीचर वहां पर भी मिल रहा है तो, राइट। तो इस चीज को बेटा सब लोग ध्यान दीजिएगा, इसको पूरी तरीके से आप लोग को यूटिलाइज करना है। खैर चलिए वापस आते हैं वेव्स चैप्टर पर। वेव्स में मैं आपको बताऊं, किसी भी वेव की एक जनरल इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस इक्वेशन, इस वेव इक्वेशन से हम क्या समझते हैं, इस बात को समझो। इस इक्वेशन से ये पता चलता है, क्योंकि यहां पर x लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो वेव है वो x डायरेक्शन में बेटा ट्रेवल कर रही है। तो वेव पहली बात जो भी होगी वो x डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। दूसरी बात, निगेटिव का जो साइन है वो ये शो करता है कि वेव इज मूविंग अलोंग,
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। वेव आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से वेव जो है आगे की तरफ बेटा ट्रेवल कर रही होगी, तो ये निगेटिव का साइन शो करता है कि दिस वेव इज ट्रेवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अगर यहां प्लस होता तो वेव निगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही होती, क्योंकि माइनस है इसका मतलब वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ध्यान रखना। वाई हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि देखो वेव का मतलब क्या है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। वेव क्या है, वेव इज अ डिस्टर्बेंस क्रिएटेड इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम में जो हम लोग डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, उसी डिस्टरबेंस को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, वेव बोलते हैं, राइट। तो जब वेव किसी मीडियम में आती है तो वहां के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं किसी भी ट्रांसवर्स वेव में। तो होगा क्या कि वेव आगे की तरफ एक्स डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन पार्टिकल्स जो है वो वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं, राइट। पार्टिकल जितना मैक्सिमम वाई डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं वो कहलाता है बेटा एम्पलीट्यूड। पार्टिकल्स जितना मैक्सिमम वाई डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। सो व्हाट इज एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन आइदर डायरेक्शन। यानी मीन पोजीशन से किसी भी एक डायरेक्शन में, चाहे ऊपर चाहे नीचे, किसी भी एक डायरेक्शन में जितना वो मैक्सिमम जा पाता है उसी को एम्पलीट्यूड नाम दिया जाता है। तो ए जो है वो बेटा एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है वेव में, ठीक है। ये जो वाई है यहां पर, दिस वाई इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यानी वाई अभी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इट इज रिप्रेजेंटिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। जो भी चीज वाइब्रेट हो रही है, भाई वेव आगे बढ़ रहा है, डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, तो कोई ना कोई चीज तो वाइब्रेट हो रही होगी। जो भी चीज वाइब्रेट हो रही है वो अभी कहां पर है, पार्टिकल अभी कहां पर है, करंट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, उसको रिप्रेजेंट करने का काम ये वाई करता है, ठीक है। तो वाई हो गया क्या है भाई, पार्टिकल वाई डायरेक्शन में कर रहा है डिस्प्लेस। ए उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है बेटा, सो दैट इज एम्पलीट्यूड। और अंदर ये जो ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ये जो अंदर ओमेगा टी माइनस के एक्स का टर्म है मेरे प्यारे बच्चों, इसी टर्म को नाम दिया जाता है फेज। इसी को नाम क्या दिया जाता है, फेज, ठीक है। इट इज फेज ऑफ पार्टिकल, ये उस पार्टिकल का फेज है। और फेज मैं आपको बताऊं दो चीज रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहला, पार्टिकल कहां है, फेज दो चीज रिप्रेजेंट करेगा हमेशा, पार्टिकल कहां है, दो क्वेश्चंस के आंसर देगा, और पार्टिकल किधर जा रहा है। पार्टिकल कहां है और पार्टिकल किधर जा रहा है, ये दो चीजों को रिप्रेजेंट करने का काम ये फेज कर रहा होगा, राइट। अब हम लोगों को कई बार इक्वेशंस कुछ ऐसी लिखी दिखाई पड़ेंगी, बात समझना। यानी एट t इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियली जब टाइम की वैल्यू 0 हमने मान लिया तो उस समय बेटा ये बन जाएगा y इज इक्वल टू a साइन, y इज इक्वल टू a साइन। अब ये टाइम तो 0 हो गया है, तो यहां पर माइनस के एक्स बचेगा बेटा, है ना, माइनस के एक्स बचेगा। तो ऐसे में y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस a साइन के एक्स के बराबर, राइट। अगर t बराबर 0 पर आप देखना चाहोगे तो, यानी कि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अगर कोई इनिशियली आपसे पूछेगा, है ना, t बराबर 0 का मतलब है हम लोग बात कर रहे हैं इनिशियली, t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस a साइन के एक्स के बराबर है। और अगर मैं एट सर्टेन x, यानी किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ x कंसीडर कर लूं, यानी कि मान लेते हैं कि जब वेव ओरिजिन पर थी, यानी कि व्हेन x वाज 0, जब x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 होने का मतलब इस पॉइंट, जब वेव इसी पॉइंट पर है, मतलब मैं इसी पॉइंट के पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो जब x की वैल्यू 0 होगा तो बेटा वेव की इक्वेशन हम लोग क्या लिखेंगे, a साइन ओमेगा t के बराबर, राइट। तो y बराबर a साइन ओमेगा टी अगर कभी वेव की इक्वेशन लिखी हुई है, इसका मतलब है कि ये वेव हमें x बराबर 0 पर हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस वेव का जो फेज एंगल है वो फेज एंगल ओमेगा टी के बराबर है, राइट। और अगर मैं जनरल इक्वेशन आपको बताऊं, इन जनरल किसी भी वेव की अगर मैं आपको जनरल इक्वेशन बताऊं, तो उस वेव की जनरल इक्वेशन को लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर,
ठीक है। अब फिर से यहां पे वही बात आई, y का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, a का मतलब क्या है, एम्पलीट्यूड, ओमेगा टी प्लस फाई जो यहां पर है वो फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ये पूरा का पूरा देखो, साइन के अंदर जो भी होता है बेटा वो एंगल है, और जो एंगल है उसी को फेज कहते हैं। फेज दो चीजें रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल कहां है और पार्टिकल किधर जा रहा है, ठीक है। अब बात आई कि अगर मैं इनिशियल फेज की बात करूं, यानी कि एट टी इज इक्वल टू जीरो, एट टी इज इक्वल टू जीरो, अगर टी की वैल्यू जीरो ले लिया जाए तो यही पार्टिकल का जो फेज है, यही पार्टिकल का जो फेज है, तो यार जब टी बराबर तुमने जीरो ले लिया बेटा, तो इसी फेज को हम क्या बोलेंगे, फेज ऑफ द पार्टिकल इज नाउ इक्वल टू फाई। अगर टाइम की वैल्यू जीरो ले लेंगे तो ये वाला टर्म गायब, अब फेज सिर्फ क्या बचा है, फाई के बराबर। तो इसी फाई को हम लोग नाम दे सकते हैं इनिशियल फेज, इसी फाई को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, वी कैन राइट दिस फाई एज इनिशियल फेज। इसी फाई को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं भाई, इनिशियल फेज। तो कभी भी आपको जनरल इक्वेशन वेव की गिवन हो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो ए क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है, ओमेगा टी प्लस फाई में फाई जो होता है वो इनिशियल फेज है। और इनिशियल फेज फिर से दो चीज बताएगा कि इनिशियली पार्टिकल कहां है और इनिशियली पार्टिकल किधर की तरफ जा रहा है। क्या इतनी बात आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? फटाफट बता दो भाई, क्या इतनी बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है आप सभी को? फटाफट बता दीजिए। इज इट 100% क्लियर? जल्दी से बता दो भाई, फटाफट बता दो, क्या ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर है? ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा पार्टिकल्स का, है ना, जो भी चीज वाइब्रेट हो रही है ये उसके डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया है। हालांकि ये चीज कोई खास अपने यूज में नहीं आएगी इस चैप्टर में, अपने यूज में सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन अपने यूज में आएगा, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलो, एक बच्चा कह रहा है सर जी फेज के बारे में थोड़ा और बता दीजिए, तो आ जाओ फेज के बारे में मैं आपको और डिटेल में समझाता हूं। जैसे y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, इस इक्वेशन के थ्रू अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ बेटा कुछ इस तरीके का ग्राफ है, ठीक है। वो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके का ग्राफ है। ये ग्राफ देखो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेव हमारा एक्स डायरेक्शन में जा रहा है और पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो वाई डायरेक्शन में है। पार्टिकल्स का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ए के बराबर है, और पार्टिकल्स का जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है दूसरी डायरेक्शन में वो माइनस ए के बराबर है, राइट। अब जैसे इस वाले पार्टिकल की मैं बात करूं, ये वाले पार्टिकल की अगर मैं बात करूं, तो ये वाला पार्टिकल देखो इनिशियली कहां पर है, इनिशियली ये वाला पार्टिकल कहां पर है बेटा, ओरिजिन पर, है ना। और किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। इनिशियली पार्टिकल आपका कहां पर है, ओरिजिन पर, और किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ। देखो ओरिजिन पर है और किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। यहां पर अगर मैं देखूं जो पार्टिकल इस पॉइंट पर, यहां पर अगर मैं कंसीडर करूं, तो ये पार्टिकल कहां है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, क्योंकि अब ये नीचे उतरने वाला है, राइट। यहां पर देखें पार्टिकल कहां पर है, सबसे नीचे, किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो इन दो चीजों को रिप्रेजेंट करने का काम ये ओमेगा टी माइनस के एक्स करेगा। इसी को हम लोग बेटा बोलते हैं फेज। क्लियर है, फेज। अब जरा देखो, एट सर्टेन टाइम, यानी कि किसी एक फिक्स टाइम पर, किसी एक सर्टेन टाइम टी पर बेटा अगर कंसीडर किया जाए, एक वेव है मान लो तुम्हारा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 1t माइनस के एक्स के बराबर, राइट। ओमेगा, इनफैक्ट ओमेगा 1 नहीं होगा, इट विल बी ओमेगा टी माइनस के x1 के बराबर, राइट है। मान लो मैंने एक वेव कंसीडर किया किसी एक सर्टेन टाइम पर, किसी एक सर्टेन टाइम पर वो वेव की पोजीशन कुछ ऐसी थी कि y बराबर ए साइन ओमेगा टी, टाइम तो वही t रहा, माइनस के x1, यानी कि वेव किसी एक पोजीशन पर रही होगी, ठीक है। फिर से अगली बार जरा आप देखो, दूसरी वेव एक हम और कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज ओमेगा टी माइनस के x2,
ठीक है। तो पहली वाली के लिए अगर मैं फेज की बात करूं, पहले वाले वेव का अगर मैं फेज आपको बताऊं, तो फेज फॉर द फर्स्ट वेव, क्या वो फेज ओमेगा टी माइनस के एक्स वन के बराबर है बेटा? और दूसरे वाली वेव का जो फेज है वो ओमेगा टी माइनस के एक्स टू के बराबर है। भाई पहली वाली वेव की पोजीशन अलग है, दूसरे वाले वेव की पोजीशन अलग है, लेकिन टाइम दोनों के लिए सेम है, क्योंकि मैंने एक सर्टेन टाइम पर इन दोनों वेव्स को ऑब्जर्व किया हुआ है। क्लियर? अगर ऐसा है, एक सर्टेन टाइम पर आप दो पोजीशंस पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, राइट, तो फेज की वैल्यू आपकी अलग अलग आ गई है। अब अगर मैं यहां पर फेज डिफरेंस निकालूं, अगर मैं यहां पर फेज डिफरेंस कैलकुलेट करूं, तो फेज डिफरेंस का मेरे प्यारे बच्चों मतलब होगा फाई टू माइनस फाई वन, यानी मैंने इक्वेशन टू में से इक्वेशन वन को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। लेट अस सपोज इट इज इक्वेशन वन, इट इज इक्वेशन टू। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस के एक्स टू ये था, और इसमें माइनस करोगे तो वो माइनस माइनस के एक्स वन हो जाएगा। तो दिस विल बिकम डेल्टा फाई इज इक्वल टू, यहां पर आप ध्यान से देखो, अगर मैं k कॉमन कर लूं तो ये बनेगा x1 माइनस x2। तो दिस डेल्टा फाई विल बी इक्वल टू k टाइम्स डेल्टा x। ये जो डेल्टा फाई हमारा निकल करके आया मेरे प्यारे बच्चों, वो k टाइम्स डेल्टा x के बराबर निकल करके आया, यानी कि फेज डिफरेंस जो होता है वो k टाइम्स डेल्टा x के बराबर है। अब बात आई सर इस इक्वेशन में सर ये ओमेगा क्या होता है, ये के क्या होता है? ठीक है, आओ तुम्हें समझाते हैं। देखो टी का मतलब है कोई भी टाइम, एक्स का मतलब क्या था, वेव का पोजीशन, मैं बता चुका हूं। ओमेगा जो होता है, इस ओमेगा को हम 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, और इसी ओमेगा का फॉर्मूला 2 पाई अपॉन कैपिटल टी भी होता है, जहां पर एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव। एफ का मतलब क्या है भैया? एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। देखो एक ऑसिलेशन आपका यहां से शुरू हुआ और यहां पर कंप्लीट हुआ है, एक ऑसिलेशन, ठीक है, एक ऑसिलेशन यहां हुआ, दूसरा बेटा यहां पूरा हुआ, तीसरा यहां पूरा हुआ, चौथा यहां पूरा हुआ, पांचवा यहां पूरा हुआ, और छठवां यहां पूरा हुआ। मान लो कोई वेव है जो 1 सेकेंड में 6 बार ऑसिलेट करती है, 6 बार पार्टिकल्स उसके ऑसिलेट कर जाते हैं, तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 6 के बराबर, यानी नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड इज डिफाइंड एज फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी है भैया। कैपिटल टी जो हमारा है, दैट कैपिटल टी इज नोन एज टाइम पीरियड। कैपिटल टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब है बेटा टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन यहां पर पूरा हुआ है, इतने में जो टाइम लग गया हो उसी को बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। तो ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि 2 पाई एफ और 2 पाई अपॉन कैपिटल टी के बराबर होती है। और ये जो के है, इस के को हम लोग वैल्यू लिखते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा। के का मतलब क्या है? 2 पाई अपॉन लेमडा। इस के का नाम होता है वेव नंबर। के को वेव नंबर भी कहा जाता है, या फिर इसी के को प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। इसी के को बेटा प्रोपोगेशन कांस्टेंट नाम भी दिया जाता है। तो के क्या है यहां पर इक्वेशन में? दैट इज 2 पाई अपॉन लेमडा। लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ, लेमडा का मतलब होता है वेवलेंथ ऑफ द वेव। वेवलेंथ का मतलब क्या है? एक ऑसिलेशन होने में वेव जितना आगे बढ़ जाए, एक ऑसिलेशन होने में वेव जितना आगे बढ़ जाए, उसी को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, राइट? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई लेमडा, है ना? तो लेमडा जो है वो वेव लेंथ कहलाता है। बोलो इतनी बात एकदम अगर चमकी हो तो जल्दी से जरा चैट बॉक्स में आग लगा दो सब लोग, जल्दी से चैट बॉक्स में आग लगा दो अगर इतनी बात आपको एकदम बिंदास समझ में आई है तो। फटाफट चैट बॉक्स में आग लगा दो अगर इतनी बात बिंदास समझ में आ गई है तो, राइट? तो डेल्टा फाई की जो वैल्यू बेटा निकल करके आ गई है, दैट इज के टाइम्स डेल्टा एक्स। और ये के की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, के की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, दैट इज 2 पाई बाई लेमडा इनटू डेल्टा एक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल आया, ये हमारा फॉर्मूला निकल आया, राइट? इस फॉर्मूले में ये जो डेल्टा फाई है बेटा, ये डेल्टा फाई क्या है? दिस इज फेज डिफरेंस।
डेल्टा फाई का मतलब क्या है भैया? फेज डिफरेंस। और डेल्टा एक्स का मतलब होता है पाथ डिफरेंस। डेल्टा एक्स का मतलब क्या है भैया? पाथ डिफरेंस, है ना। चेंज इन एक्स का मतलब पाथ डिफरेंस। तो एक रिलेशन भी आ गया, एक रिलेशन भी आ गया हमारे पास, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स, राइट। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच का एक रिलेशन भी निकल कर आ गया है। तो किसी एक सर्टेन टाइम पर दो अलग अलग पोजीशंस पर जब हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट था वो अलग अलग निकल करके आ गया है। तो दोनों के फेज अलग अलग आए हैं। फेज का जब डिफरेंस हम लोगों ने ले लिया तो पता चला कि भाई फेज डिफरेंस जो है वो पाथ डिफरेंस से रिलेटेड होता है, यानी कि फेज डिफरेंस जो है वो पाथ डिफरेंस से अलग होता है। यानी कि अगर फेज में कुछ अंतर आ रहा है, कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो पाथ में भी डिफरेंस आएगा, या पाथ में डिफरेंस आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो फेज में भी डिफरेंस आएगा। क्या आप सभी को बात एकदम चकाचक क्लियर है भाई? जल्दी से मेरे को एक बार वोट करके थम्स अप करके सब लोग बता देंगे कितने लोगों को बात समझ में आई, ये बातें आपको रिवाइज हो गई, कितने लोगों को? बोलो। देखो यार, वेव इतना डिटेल में मुझे रिवाइज तो खैर नहीं कराना था 12th लेवल पे, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूं कि आपको थोड़ा सा जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको फील आए जब अभी आगे आपको मैं पढ़ाऊं तब। ठीक है, जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो। ये बात एकदम चकाचक क्लियर है ना? ये दोनों स्लाइड्स आपको चकाचक क्लियर है, राइट? फेज डिफरेंस का मतलब है दोनों पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एंगल बनाए गए ना, ये जो एंगल है ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, ये फेज कहलाता है बेटा। ये पहले के लिए फेज है, दूसरे के लिए फेज है, राइट है ये। और पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है कि दोनों के पाथ में कितना डिफरेंस है। अभी मैं बताऊंगा, अभी मैं बताऊंगा पाथ डिफरेंस वगैरह अभी और डिटेल में आएगा तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। फिलहाल जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो बात चमकी है ना, वो बात चमकी है ना? देखते कितने प्रतिशत बच्चों को बात समझ में आई। वेरी गुड, वेरी गुड भाई। 91% बच्चों को बात एकदम चकाचक क्लियर है। 8-9% बच्चे जो बचे हैं तो उनको भी हो ही जाएगा। हाँ, हो ही जाएगा भाई, हो ही जाएगा। ठीक है, देखो अब मेरी बात को सुनो। अगला जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें यहां सिखाने चल रहा हूं, दैट कॉन्सेप्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दैट कॉन्सेप्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल की बात मैं आपसे करने चल रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे एक वेव ये है, ठीक है, इस वेव का अपना इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, राइट। और बेटा एक दूसरी वेव मान लो ये भी है, और इस वेव की इक्वेशन है y2 इज इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। ये दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, दोनों की अपनी अपनी जो है यार इक्वेशन मैंने लिख दिया। ये दो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स है। जब ये दो दो वेव्स, ध्यान से देखना, ये दो दो वेव्स एक साथ मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं, ट्रेवल कर रही हैं भैया, दोनों वेव्स एक साथ मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं। जब ये एक ही पॉइंट पर दोनों आएंगी, जब ये दोनों वेव्स एक साथ एक ही पॉइंट पर पहुंचेंगी तो उस समय इसका क्या होगा? सुपरपोजिशन होगा। दोनों वेव्स का सुपरपोजिशन होगा। और सुपरपोजिशन का मतलब ये हो गया कि वहां पर इन वेव्स का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है, दोनों वेव्स का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकल कर आया, दैट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर। अब इसका मतलब जरा समझना, क्योंकि ये जो वेव हमारा है वो ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है। कोई भी एक वेव अगर आगे की तरफ बढ़ रही है तो उसकी वजह से जो पार्टिकल है वो y डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। मान लो एक पार्टिकल है जो y डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, 3 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, 3 ऊपर गया 3 नीचे आया, ये वेव है, ठीक है, पहली वेव। और दूसरी वाली जो वेव आई है वो 5 सेंटीमीटर ऊपर और 5 सेंटीमीटर नीचे ले जाती है, राइट। तो इसकी वजह से 5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे, इसकी वजह से 3 सेंटीमीटर ऊपर नीचे, क्लियर। अब जब ये दोनों एक साथ एक ही जगह पर अगर ट्रेवल कर रही होंगी तो अब जरा सोचो, अगर दोनों वेव्स पार्टिकल को ऊपर ही ले जा रही हैं
तो 3 सेंटीमीटर ये ऊपर ले जाएगी, ये वाली 5 और ऊपर ले जाएगी, तो टोटल पार्टिकल कितना ऊपर जाएगा, 8 सेंटीमीटर ऊपर और 8 सेंटीमीटर नीचे। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। या फिर एक जो वेव है वो पार्टिकल को 3 सेंटीमीटर ऊपर ले जाए और दूसरी वाली वेव पार्टिकल को 5 सेंटीमीटर नीचे ले आए, तो ओवरऑल पार्टिकल कहां पहुंचेगा बेटा, -2 पर। कहां पहुंचेगा, -2 पर। ये बात अगर क्लियर हो भाई तो एक बार हार्ड स्पैम हो जाए, एक बार हार्ड स्पैम हो जाए अगर ये बात एकदम क्लियर हो गई है ना। तो सुपरपोजिशन सिंपली ये कहता है पहले पार्टिकल की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट, दूसरे की वजह से, सॉरी, पहले वेव की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट, दूसरी वेव की वजह से भी कुछ डिस्प्लेसमेंट, दोनों अगर एक साथ एक जगह पर ट्रेवल करेगी तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। एक बार मैं फिर से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये एक इंडिविजुअल वेव है, ये एक इंडिविजुअल वेव है, ये अपना एक इंडिविजुअल वेव है, ठीक है। दोनों वेव्स हैं, दोनों जो है आगे की तरफ बढ़ रही हैं। अब मान लो ये दोनों वेव्स आगे बढ़ रही हैं, बढ़ रही है, बढ़ रही है, यहां पर दोनों सुपरपोज हुई। जब दोनों सुपरपोज एक साथ जब दोनों चलेंगी तो अब पार्टिकल ज्यादा ऊपर जाएगा, ज्यादा नीचे, ज्यादा ऊपर, ज्यादा नीचे, लाइक दिस, लाइक दिस। बोलो यार, क्या आपको बात समझ में आ रही है ना? बात समझ में आ रही है? देखो जरा, एक ये है, ये है, ये दो वेव्स चल रही हैं। जब एक साथ दोनों वेव्स सुपरपोज करेंगी तो उनका जो डिस्प्लेसमेंट है भाई साहब, उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। चेक कर लो, ये वाला जैसे एक पहली वाली जो वेव है वो 3 सेंटीमीटर ऊपर ले जा रही है, 3 नीचे ला रही है। ये वाली जो वेव है 5 सेंटीमीटर ऊपर ले जा रही है, 5 नीचे जा रही है। तो जब दोनों वेव्स एक साथ मीडियम में ट्रेवल करेंगी, एक साथ जब दोनों ट्रेवल कर रही होंगी तो वहां पर जरा देखो कुछ इस तरीके का रिजल्टेंट वेव बेटा क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जो वेव है ये भी पार्टिकल को इनिशियली ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है और ये वाला जो वेव है ये भी पार्टिकल को ऊपर ही ले जाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से दोनों पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे और ज्यादा ऊपर जाएंगे। सही है ना भाई? हाँ, सिंचैन बना दिया तुम लोगों ने मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि बेटा एक वेव का ऐसे होता और दूसरी वाली वेव हमारी ऐसे होती, दूसरी वाली वेव हमारी ऐसे होती, एक वेव मान लो 3 सेंटीमीटर ऊपर ले जा रही है, दूसरी वाली वेव हमारी 4 सेंटीमीटर नीचे ले जा रही है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बोलो -1 हो जाता। अगर ये 3 सेंटीमीटर ऊपर ले जा रही है, ये 4 सेंटीमीटर नीचे ले जा रही है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट -1 के बराबर हो जाता। यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यही है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना? यही है। एक कह रहा सर आप डोरेमोन हो, अरे यार नालायक हो, डोरेमोन है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या कहता है, जरा पढ़ो। व्हेन नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपरपोज ऑन ईच अदर, जब नंबर ऑफ वेव्स किसी मीडियम में सुपरपोज करती है तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट एट गिवन इंस्टेंट इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट्स ड्यू टू इंडिविजुअल वेव्स एट दैट पॉइंट। यानी जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक साथ किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है, एक साथ जब किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही होती है तो वहां पर मेरे प्यारे बच्चों जैसे पहला वेव है उसका डिस्प्लेसमेंट था y1, ठीक है, दूसरे की वजह से डिस्प्लेसमेंट y2, वेक्टर सम कर रहा हूं, तीसरे की वजह से डिस्प्लेसमेंट y3, राइट। तो ओवरऑल सारे पार्टिकल्स का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा सभी वेव्स की वजह से, दैट इज इक्वल टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर प्लस y3 वेक्टर एंड सो ऑन। यही कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यानी जब एक साथ एक मीडियम में दो या दो से ज्यादा वेव्स ट्रेवल करती हैं तो पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो सारी वेव्स की वजह से जो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट आएगा उनके वेक्टर सम के बराबर होता है। सो व्हेन नंबर ऑफ द वेव्स ट्रैवलिंग थ्रू अ मीडियम सुपरपोज ऑन ईच अदर, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट at given instant is equal to vector sum of the displacements due to individual waves at that point, individual waves at that point. So y vector is equal to y1 vector plus y2 vector plus y3 vector and so on.
ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, राइट। अब बात आ गई सर, ठीक है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब ये है, जब बेटा ध्यान से मेरी बात सुना, जब किसी एक मीडियम में एक साथ दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स ट्रेवल कर रही हो, वो भी ऐसी लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, पहली कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है यहां पर, सेम फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट कंडीशन क्या है इंटरफेरेंस की, सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि दोनों लाइट वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। और उसके बाद दूसरी कंडीशन है, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है दैट शुड बी कांस्टेंट, और दैट फेज डिफरेंस, है ना, और दैट फेज डिफरेंस शुड बी जीरो। सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, ठीक है। फेज डिफरेंस जो हमारा है, या तो वो जीरो हो या फिर वो कांस्टेंट हो। फेज डिफरेंस जीरो हो या फिर फेज डिफरेंस बेटा कांस्टेंट हो, साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, राइट। ये दो कंडीशंस अगर फॉलो हो रही हैं, यानी फ्रीक्वेंसी वेव्स की सेम है, फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट है, ऐसी दो वेव्स जब एक साथ मीडियम में ट्रेवल कर रही होती हैं, तो वहां पर सुपरपोजिशन होता है वेव्स का। सुपरपोजिशन होने का मतलब यह है, देखो पहली जो लाइट वेव आई है उसकी अपनी इंटेंसिटी है, दूसरी जो लाइट वेव आई है उसकी अपनी इंटेंसिटी है, ठीक है। तो दोनों की इंटेंसिटीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, दोनों की इंटेंसिटीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। किसी एक पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी और किसी दूसरे पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। इसी फेनोमेना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट हम लोग कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, whenever two or more than two light waves having same frequency, zero or constant phase difference between them superpose each other, there is redistribution of intensity of light. There is redistribution of there is redistribution of इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी लाइट की इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। लाइट की इंटेंसिटी का बेटा रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और किसी पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। इसी फेनोमेना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। क्लियर है? क्या ये बात आप सभी को एकदम क्लियर समझ में आ रही है भाई? क्या आप सभी को बात समझ में आ रही है? फटाफट बता दो भाई, बात समझ में आ रही है? पढ़ो, व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, है ना, सेम लाइन लिखी है, देखो, सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, फेज डिफरेंस जो है उनका वो कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर फेज डिफरेंस जो है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन सुपरपोज ईच अदर, इंटेंसिटी इन द रीजन ऑफ सुपरपोजिशन गेट्स रीडिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जहां पर सुपरपोजिशन हो रहा होगा वहां पर इंटेंसिटी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बिकमिंग मैक्सिमम एट सम पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, कुछ पॉइंट्स पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएंगी। इसी फेनोमेना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना। ठीक है भाई। समीक्षा कह रहे हैं, सर क्या किसी लाइट की इंटेंसिटी जीरो हो सकती है? बेटा इंटेंसिटी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंट है, ठीक है। अभी बताएंगे किन कंडीशंस में लाइट की इंटेंसिटी हम जीरो कर सकते हैं, किन कंडीशंस में जीरो कर सकते हैं बताएंगे आपको, है ना। जनरली क्या होता है, मिनिमम इंटेंसिटी हो जाती है, ठीक है। हाँ, चलो एक एक करके मैं आपको फिर से सारी चीजें बताता हूं, क्योंकि कई सारी तुम लोग के पास चीजें आ रही हैं 11th से रिलेटेड, और 11th में तो आप सबने खूब पीएचडी की है, तो आपको पता ही है ना। तो वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। सुनो मेरी बात। अब बात आई, सर किसी भी लाइट की इंटेंसिटी से क्या मतलब है आपका सर? तो बेटा इंटेंसिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कि बेटा
यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में जितनी लाइट आए उसी को इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी का मतलब है टोटल लाइट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। और वेव्स वाले चैप्टर में क्लास 11th में आप लोगों ने ये चीज पढ़ रखी है कि इंटेंसिटी किसी भी लाइट की जो है वो स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। यानी कि अगर किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, इसका मतलब उस वेव की इंटेंसिटी भी ज्यादा है। यानी कि देखो, इंटेंसिटी का मतलब क्या है, बात समझो। इंटेंसिटी का लेना देना कहीं ना कहीं अमाउंट ऑफ एनर्जी से है, यानी इंटेंसिटी रिलेटेड विद एनर्जी ऑफ द लाइट। जितनी ज्यादा लाइट की एनर्जी होगी, बोलो पार्टिकल्स का डिस्टर्बेंस उतना ही ज्यादा होगा। लाइट के केस में वाइब्रेट करने वाली चीजें कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। जब वेव जाती है, लाइट जाती है इधर की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे करती है और मैग्नेटिक फील्ड बोलो ऐसे ऐसे करती है। ठीक है भाई? तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में वाइब्रेशन बढ़ जाएगा अगर एनर्जी ज्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड का भी वाइब्रेशन बढ़ जाएगा अगर एनर्जी ज्यादा है। तो इंटेंसिटी यानी एनर्जी, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। सो आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हो जाता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे बेटा तो एक कांस्टेंट भी आ जाता है। तो जनरली हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, जहां पर ये के हमारा कांस्टेंट है। के जो है बेटा वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट है, और ए का मतलब है एम्पलीट्यूड। ए का मतलब क्या है भैया? एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो मैंने आपको क्या बात बताई, मैं फिर से बता रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर कोई वेव है y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो माइनस ये दिखाता है कि वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। y का मतलब है पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, x शो कर रहा है वेव x में जा रहा है। ठीक है? ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसी पूरे टर्म को हम लोग फेज बोलते हैं। फेज ये बताता है पार्टिकल कहां है और किधर की तरफ जा रहा है। इन दो चीजों, मतलब फेज का लेना देना पार्टिकल से है, फेज का लेना देना उससे है जो वाइब्रेट हो रहा है। अगर यहां पर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट के केस में वाइब्रेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। ये हम लोग ईएम वेव वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हो गया ये फेज। ठीक है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहता है जब एक साथ किसी एक मीडियम में दो या दो से ज्यादा ऐसी लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट के बराबर हो, अगर वो ट्रेवल कर रही हैं, तो वहां पर लाइट की जो इंटेंसिटी है उनका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है? किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगी। इसी फेनोमेना को इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। राइट? दिस फेनोमेना इज नोन एज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। एज इट इज वही सेम चीज लिखी हुई है, यू कैन राइट डाउन ऑन योर कॉपी। ठीक है? अब आ जाओ, मैं आपको थोड़ा मैथमेटिकली डिराइव करके दिखाता हूं, थोड़ा सा और फील आएगा। देखो, ये चैप्टर मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चों को कठिन लगता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। ठीक है? ये बच्चों को टफ लगता है क्योंकि नई टाइप की चीज है, लेकिन मैं ये भी गारंटी से बोल रहा हूं, आप परिश्रम बैच के स्टूडेंट हो, मेरे साथ शुरू से पढ़ रहे हो, आपको इस चैप्टर में गारंटी लेके बोल रहा हूं कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको मेरी हर एक बात ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन के साथ सुनना। ठीक है? हर एक चीज तुम्हें समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी। अब जरा चेक करो, पहली एक वेव मैंने कंसीडर किया y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, a1 उसका एम्पलीट्यूड है, ओमेगा टी उसका फेज एंगल है। दूसरी वेव है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। क्लियर है बेटा? ठीक है? अब बताइए सर, आप तो ये वाली वेव बता रहे थे, तो मैंने ये भी तुम्हें बताया था। देखो, मैंने आपको यह भी बताया था कि जब वेव ऐसे लिखा हो a साइन ओमेगा टी प्लस फाई या माइनस फाई, इसका मतलब मैं किस जगह पर उसको चेक कर रहा हूं? ओरिजिन पर। कहां पर हम लोग बेटा वेव को चेक कर रहे हैं? ओरिजिन पर। यानी कि अगर मैं यहां पर देखूं तो इन दोनों वेव्स की पोजीशन कहां पर है बेटा? ओरिजिन। यानी एट ओरिजिन, या ओरिजिन लिखने की बजाय मैं लिखूं एट एक्स इज इक्वल टू, यानी एक्स बराबर जीरो वाले पॉइंट पर, यानी वेव जहां से स्टार्ट हो रही है उसी पॉइंट पर हम लोग चेक कर रहे हैं। ठीक है? सो x इज इक्वल टू जीरो पर y1 की वैल्यू ये है, y2 की वैल्यू जीरो है, एंड ऑन सुपरपोजिशन, ऑन सुपरपोजिशन, जब वेव्स का सुपरपोजिशन होगा, तो वेव्स के सुपरपोजिशन होने का मतलब बेटा क्या? y बराबर y1 प्लस y2 होता है। यानी इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो a1 साइन ओमेगा टी
प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई बन जाएगा बेटा। ठीक है, ये दो वेव्स हैं, दोनों वेव्स को हमने जोड़ दिया। अब हमारा काम ये है कि दो वेव्स को जोड़कर एक सिंगल वेव बनाना, ताकि ये पता चल जाए कि ये पहली वाली वेव जा रही है, ये दोनों वेव्स देखो जा रही हैं। देखो पहली वेव ये है, दूसरी वाली वेव इस हाथ से दिखा रहा हूं। ठीक है, दोनों वेव एक साथ जा रही, ये हुई सुपरपोज। जब सुपरपोज हुई तो अब भैया डिस्प्लेसमेंट देखो पार्टिकल्स का बढ़ गया। ये मेरे को पता करना है कि आखिर ये मैटर कैसे हो रहा है। राइट, कैसे पता करेंगे? देखो इन दो वेव्स को मेरे को जोड़ना है, मैथमेटिकली मैं इनको ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सब लोग समझो, 100% समझ में आएगा। A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2, ये देखो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है बेटा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। चेक कर लो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब साइन ओमेगा टी वाले टर्म्स को मैं एक साथ कर रहा हूं, ये रहा साइन ओमेगा टी वाला टर्म, ये भी रहा साइन ओमेगा टी वाला टर्म। तो A1 बटा बन गया, और यहां से देखो A2 कॉस फाई, तो A1 प्लस A2 कॉस फाई, इस पूरे टर्म को मैंने कॉमन कर लिया है, और यहां पर बन गया है साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये A2 रहा, ये देखो साइन फाई है, A2 साइन फाई को भी अलग कर दो, रिमेनिंग हमारा बन गया कॉस ओमेगा टी के बराबर, दैट इज इक्वल टू वाई। ठीक, ये वैल्यू हमारी आ गई है। नाउ लेट अस कंसीडर, अब आइए अज्यूम करते हैं, क्योंकि हम सब मैथ्स के स्टूडेंट हैं, मैथ में तो सब कुछ लेट कर लिया जाता है भैया। तो लेट अस सपोज A1 प्लस A2 कॉस फाई जो है वो बेटा कैपिटल A कॉस थीटा के बराबर है, वो कैपिटल A कॉस थीटा के बराबर है। और ये जो A2 साइन फाई है, ये जो A2 साइन फाई है, लेट अस सपोज ये कैपिटल A साइन थीटा के बराबर है। ये हमने अज्यूम कर लिया, इट इज अवर अजम्पशन। ये हमारा बेटा अजम्पशन है कि A1 प्लस A2 कॉस फाई जो है वो A कॉस थीटा के बराबर है, A2 साइन फाई जो है वो A साइन थीटा के बराबर है। देखो एज अ साइंस स्टूडेंट हम लोग को किसी भी चीज को अज्यूम करने में कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैथ्स तो पूरा पूरा इसी पर बेस्ड है। लेट अस सपोज x इज द आंसर, और वही x को निकालने की कोशिश बोलो हम लोग पूरे क्वेश्चन में कर रहे होते हैं, है ना। यानी कि मैथ्स में तो हम लोग यही करते हैं ना भाई, कि एक अननोन मान लिया, अब जैसे बोलेगा फाइंड आउट वैल्यू ऑफ थीटा, तो वो थीटा ही तो अननोन है, वही थीटा तो निकाल ले पूरे हम उस क्वेश्चन में। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि किसी भी चीज को अगर मैंने कुछ लेट किया है तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बस प्रॉब्लम इस चीज में होनी चाहिए कि सर जिसको माना हमने, ठीक है, इस ए और इस थीटा की वैल्यू भी तो सर पता होनी चाहिए। ये ए क्या है सर, ये थीटा क्या है ना। तो आइए इस ए और थीटा को मैं आपको निकालना सिखाता हूं। इसको इक्वेशन 1 मानो, इसको इक्वेशन 2 मानो, राइट। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग, अगर इन दोनों इक्वेशंस को बेटा मैं स्क्वायर करके ऐड कर दूं, अरे कुणाल भाई बायो वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन ना लो भाई, बायो वाले कतई टेंशन ना। देखो बायो वाले जो बच्चे होते हैं वो तो अजम्पशन समझ लो पूरे जीवन भर लेकर चलते हैं। बायो वाले बच्चे देखो आगे बनेंगे डॉक्टर, है ना। अब उनको पता चला कोई पेशेंट आया, उस पेशेंट के भैया किसी आर्टरी वार्टरी में वेन्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, पहले ये वाली काटो, कट, है ना, ये वाली पहले काटा, हाँ बच गया, अगर सही हो गया तो ठीक है, नहीं सही हुआ तो अगली वाली काटो, है ना। तो बायो वाले तो जीवन भर अजम्पशन मान के चलते रहते हैं, और बायो वालों के अजम्पशन के चक्कर में, है ना, कई बार बहुत से लोग जो है बेचारे ईश्वर अल्लाह है वो प्यारे हो जाते हैं ऊपर की तरफ। तो भैया बायो वाले लोग तो कतई अज्यूम करने में टेंशन ना लो, है ना, बिल्कुल यहां टेंशन लेने की जरूरत आपको है नहीं, ठीक है। सो लेट अस सपोज जहां आप डॉक्टर बनते हो, देखो यही होता है, सारे डॉक्टर अंदाजे से ही जो है वो दवा देते हैं। अरे जैसे मेरी वाइफ की तबीयत इधर बीच बड़ी खराब थी, तो पता चला जब जाए डॉक्टर साहब के पास तो डॉक्टर साहब जो है कभी पेट दर्द की दवा दे दें, जब कहे नहीं नहीं पैर भी दर्द हो रहा तो हाँ तो ठीक है पैर दर्द की भी ले लो, है जो चीज है बस उसकी दवा ले लो, और तुरंत जो है चेकअप लिख देंगे, ये वाला जाओ चेकअप करवाया आओ, और तो बार बार बस चेकअप करवाते आएंगे, दवा देते रहेंगे, जिससे भी काम चल जाए, जिससे भी काम चल जाए बस। तो वही है कलाकारी। तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, इन दोनों इक्वेशंस को तुम स्क्वायर करके ऐड करो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, मैं तुम्हें
दिखा रहा हूं कि इस ए और इस थीटा को हम कैसे निकालेंगे, राइट। ए और थीटा को हम कैसे निकालेंगे, तो आइए जरा इसको हम लोग स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर, राइट, दैट इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कैपिटल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, ओहो, कुछ लोग टेंशन में आ गए, अरे सर जी आप मैरिड हैं, अभी तक आपने ये बात कैसे सर जी छिपा के रखी। हाँ भाई मैरिड हूं यार, इसमें इतनी भी क्या मतलब है, वैसी वाली बात है। नहीं सर आपने शादी में बुलाया नहीं था, इसे कैसे मान ले ऐसा। देखो यार मेरी जो शादी है वो कोरोना में हुई, और मेरी शादी मतलब मेमोरेबल शादियों में से है। मेरी शादी में कुल 35 लोग थे भाई, ओनली 35 लोग। इस तरह की शादी या तो बहुत बहुत ज्यादा हाई फाई एक्ट्रेस और एक्टर्स की होती है ना, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की, कि भैया 30 35 40 लोग हो गए बस, ज्यादा हम भीड़ भाड़ नहीं। या तो हम लोग जैसे लोग जिनकी कोरोना में शादी हुई है, हाँ, सिर्फ 35 लोग थे शादी में, हाँ, वो तो समझ लो हम लोग शामिल थे, यही बड़ी बात थी। नहीं तो कहो हम लोग के बिना वहां शादी हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं थी। तो फिलहाल a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम लोग करें तो ये बन जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2ab यानी कि 2a1 a2 कॉस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, दैट इज इक्वल टू, है ना। ये देखो कैपिटल ए स्क्वायर को हम लोग यहां पे करेंगे कॉमन, और ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। हाँ, कह रहे सर जी लव मैरिज था या सर जी अरेंज मैरिज था। अरे वाह, बहुत कलाकार हो। अच्छा, कितने प्रतिशत जनता ये मतलब सोचती है कि ये लव मैरिज था, जरा जल्दी से मेरे को एक बार थम्स अप करके बता दो। मेरे को देख करके आपको क्या फील आता है, ये लव मैरिज वाला बंदा है या अरेंज मैरिज वाला है ना, जल्दी से बता दो। चलो, कितने लोग को लगता है लव मैरिज वाला है। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव प्लस इसका स्क्वायर है बेटा a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, कैपिटल ए स्क्वायर कॉमन करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो भाई साहब कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर, राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो। a1 स्क्वायर प्लस ये जो a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव है, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव है, यहां भी वही सेम काम हो रहा है। a2 स्क्वायर अगर मैं कॉमन करूं, a2 स्क्वायर अगर मैं कॉमन करूं तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस फाइव, दैट इज इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर, है ना। तो यहां से अपने को कैपिटल ए स्क्वायर की बेटा वैल्यू मिल गई, दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए स्क्वायर। लेट अस सपोज इट इज आवर इक्वेशन नंबर 3। हाँ हाँ भाई, तो लगभग 66% बच्चे सोच रहे हैं सर जी लव मैरिज है, हाँ, और कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं नहीं सर जी 34% वाले हैं कह रहे हैं नहीं सर अरेंज मैरिज है। कोई बात नहीं, इसको जो है हम लोग सस्पेंस ही रहने देते हैं, है ना। हम लोग अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करते हैं, नहीं कहेंगे सर जी वैसे भी हम लोग 12th क्लास में, वैसे भी पढ़ाई लिखाई में मन बहुत लगता है हम लोग का, ऊपर से आप सर ऐसी ऐसी बातें करते हैं, हाँ, मन विचलित हो जाता है। देखो जिन बच्चों का मन विचलित होता है उनके लिए आज मैं एक शायरी भी लेकर के आया हूँ, जाते जाते सुनाऊंगा, याद दिलाना, ठीक है भाई। हाँ, एक बढ़िया सी शायरी आपके लिए लाए हैं, जिनका मन विचलित होता है उनके लिए, ठीक है, लेकिन बाद में सुनाएंगे, पहले पढ़ाई करते हैं। तो पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी ये थी, सुपरपोजिशन हमने किया, ठीक, कुछ ऐसा टर्म आया, इसको मान लिया a cos थीटा, इसको मान लिया a sin थीटा, कैपिटल A की वैल्यू निकालनी थी बेटा, निकाल लिया। कैपिटल A स्क्वायर करके जैसे ही हम लोगों ने ऐड किया
तो ये बन गया है अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई के बराबर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए। ये बेटा ए की वैल्यू है, राइट, एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। अब बात आई अगर इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे, यानी कि ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और 1 को अगर मैं डिवाइड करूं, यानी इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 अगर मैं करूं, तो ये बेटा बनेगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा, है ना। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 अगर मैं करूंगा तो ये बनेगा A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई, राइट। कैपिटल ए से कैपिटल ए कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा जो है वो हमारा टैन थीटा हो जाएगा, तो दिस विल बिकम टैन थीटा। तो टैन थीटा की वैल्यू बेटा आ गई है A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई, ठीक। हाँ, A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। अब अपने को दोनों चीजें पता है कि भाई अगर ये दो हमारी वेव्स हैं एक साथ सुपरपोज कर रही हैं, ठीक है, इसको मैं ए कॉस थीटा मान सकता हूं, इसको मैं ए साइन थीटा मान सकता हूं, ठीक है। तो हमको जो है ए की वैल्यू भी पता है और हमको ये थीटा भी पता है ना, हमको ये वाला थीटा भी पता है, दिस इज टैन थीटा। तो टैन थीटा हमारा जो है वो A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई होगा। क्लियर है। अब अगर बेटा इन दोनों को इधर इक्वेशन में अगर मैं यूज करूं तो देखो क्या मिलेगा, हमको मिलेगा y इज इक्वल टू, देखना, A1 प्लस A2 कॉस फाई की जगह मैं कैपिटल A कॉस थीटा लिख सकता हूं, मैंने लिखा कैपिटल A कॉस थीटा, आगे का टर्म था साइन ओमेगा टी, राइट, देखो साइन ओमेगा टी। A2 साइन फाई की जगह हमने क्या लिखा, A साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी, तो मैं लिख रहा हूं A साइन थीटा और कॉस ओमेगा टी के बराबर। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कैपिटल ए आपका कॉमन हो जाएगा। कैपिटल ए अगर हम लोग कॉमन कर लेंगे बेटा, कैपिटल ए कॉमन कर लेंगे तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, यानी कि दिस इज फॉर्मूला ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो y की वैल्यू हमारी निकल आई, y की वैल्यू निकल के आई है, ठीक है। यानी कि अगर एक वेव है y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी, दूसरी वेव है A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर, तो अब सबसे पहली चीज इंटरफेरेंस कराने के लिए नेसेसरी बेटा क्या था, दोनों की फ्रीक्वेंसी का सेम होना। चेक कर लो, दोनों का ओमेगा सेम है, अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो 2 पाई एफ यानी कि ओमेगा भी हमारा सेम होगा, तो दोनों का ओमेगा सेम है। और दूसरी बात, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस देखो, इसका फेज है ओमेगा टी के बारे और इसका जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस फाई है, तो ये जो फाई है बेटा यही तो फेज डिफरेंस है, यानी कि एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस भी यहां पर है। तो ऐसी दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, बोलो वो इंटरफेरेंस कर सकती हैं। ये दो वेव्स जब एक साथ इंटरफेयर करेंगी किसी मीडियम में, तो वहां पर जो रिजल्टेंट वेव हमें दिखेगी वो रिजल्टेंट वेव है कैपिटल ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा के बराबर। यानी कि जो रिजल्टेंट वेव आएगी, चेक करो, इन दो को ऐड करके जो रिजल्टेंट वेव आएगी उस रिजल्टेंट वेव की फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही है जितनी पहले थी। चेक कर लो, ओमेगा अभी भी वही है, सिर्फ चेंज क्या हुआ, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड चेंज हुआ और रिजल्टेंट वेव का जो फेज डिफरेंस वाला एंगल है जो थीटा है वो हमारा चेंज हो गया है, राइट। अब मैटर ये है सर ये कैपिटल ए कितना है, तो बेटा कैपिटल ए हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, कैपिटल ए हम लोग पीछे निकाल चुके हैं, उसका फॉर्मूला हमारा आ गया अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई के बराबर। और ये थीटा भी हम लोग निकाल चुके हैं बेटा पीछे, टैन थीटा की वैल्यू निकल करके आई थी A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई, ठीक है। तो ये भी वैल्यू अपने पास निकल कर आ चुकी है, देख लो।
तो हमको अल्टीमेटली ये पता चल गया कि अगर इन दो वेव्स का मैं सुपर पोजिशन कराऊंगा तो ये रिजल्टेंट वेव आएगा। उस रिजल्टेंट वेव में दो ही चीजें अननोन थी, एक ए और एक थीटा, तो वो ए और ये थीटा भी हम लोगों ने निकाल लिया है। क्या अभी आपको बात एकदम चकाचक क्लियर है? क्या अभी बात आपको एकदम चकाचक क्लियर है? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो, क्या बात अभी एकदम चकाचक क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? तो हमें सुपर पोजिशन बेटा करना आ चुका है। दो वेव्स को कंबाइन करके एक सिंगल वेव जो बनेगी, वो सिंगल वेव अपने को बनाना आ चुका है। अच्छा, एक चीज देखो, ये जो दो फॉर्मूले हमें दिख रहे हैं, क्या ये दो फॉर्मूले तुम्हारे पैरेललोग्राम्स लॉ जैसे हैं जो तुमने वेक्टर एडिशन में सीखा है? ये दो फॉर्मूले बेटा पैरेललोग्राम्स लॉ में भी तो यही तुमने पढ़ा है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना? tan फाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी cos थीटा। सेम चीज आप लोगों ने पैरेललोग्राम्स लॉ में भी पढ़ रखा है, यानी पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी हम लोगों ने बिल्कुल सेम चीज पढ़ रखी है। ठीक है भाई? पैरेललोग्राम्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी सेम चीज पढ़ रखी है, यानी कि जब वेव्स का सुपरपोजिशन होता है, आपको बोले कि इनको ऐड करके एक सिंगल वेव हमें बता दो, तो सिंगल वेव में दो ही चीज पता करनी होती है, एक उसका एम्पलीट्यूड, दूसरा उसका ये वाला फेज एंगल। तो तरीका क्या है कि आप एक वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड a1 के बराबर है, एक वेक्टर है मैग्नीट्यूड a1 के बराबर है, और दूसरा वेक्टर बनाओ जिसका मैग्नीट्यूड a2 के बराबर है, और वो कितने एंगल पर है बेटा? फाई एंगल पर है। एक दूसरा हमने बनाया मैग्नीट्यूड a2 के बराबर है और उसका एंगल कितना है? फाई। समझ लो, इन्हीं दोनों वेक्टर्स का अपने को क्या निकालना है? सम। इन्हीं दोनों का वेक्टर सम केवल निकालना है बस। वेक्टर सम निकाल दोगे तो इनका जो रिजल्टेंट होएगा वही हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी होता है। क्लियर? वही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी होता है। सिंपली जैसे 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 मैं आपको सिखा रहा हूं, देखो। जैसे मान लो पहला वेव हमें बोला गया 3 साइन ओमेगा टी, और बेटा दूसरा वेव बोला गया 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के बराबर, यानी इनिशियल फेज फाई की वैल्यू हमें दे दिया गया पाई बाई 2 के बराबर। अब हमसे कहा जा रहा है कि भैया इन दो वेव्स को अपना सुपरपोज कराओ और रिजल्टेंट वेव बताओ क्या होगा, व्हाट इज रिजल्टेंट वेव, ये हमसे पूछा गया। रिजल्टेंट वेव अपने को निकालना है यहां पर। तो रिजल्टेंट वेव देखो बेटा हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, सिंपली हमें इन्हें ऐड करना है। तो एक वेक्टर आप बनाओ 3 यूनिट का, दूसरा वेक्टर बनाओ 4 यूनिट का, और उनके बीच का एंगल कितना रखोगे? ये 4 यूनिट का है, ये 3 यूनिट का है, ये 4 यूनिट का है, उनके बीच का एंगल कितना रखोगे? 90 के बराबर। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना बोलो आसान है, चाहे तुम पैरेललोग्राम्स लॉ से निकालो। पैरेललोग्राम क्या कहता है? इनके बीच में ये जो आएगा यही हमारा रिजल्टेंट है, यही हमारा क्या है भैया? रिजल्टेंट है। तो मैं ए लिख रहा हूं, और ए की वैल्यू यहां से अगर आप देखो तो अंडर रूट के अंदर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस फाई, और वो फाई एंगल कितना है दोनों के बीच का बेटा? 90। कॉस 90 0 होता है, तो ये बनेगा अंडर रूट 9 प्लस 16, यानी कि बेटा अंडर रूट 25, यानी कि 5 के बराबर। तो एम्पलीट्यूड जो हमारा निकल करके आया वो 5 के बराबर आ गया, राइट? ये वाला जो एंगल है, यही वाला एंगल कुछ हमारा थीटा फाई या जो मानना चाहो थीटा मान लो इसको। ये एंगल अगर अपने को निकालना है तो फॉर्मूला आपने सीख रखा है ना, tan थीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा। तो ये ए है, ये बी है, यानी कि 4 साइन एंगल कितना है? पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2, है ना? सो 3 प्लस 4 कॉस पाई बाई 2। जरा चेक कर लीजिए,
दिस विल बिकम 4 साइन 90 बेटा 1 के बराबर होता है, डिवाइडेड बाई 3 कॉस 90 0 होता है। तो ये हमारा tan फाई बन गया, ठीक है, सॉरी tan थीटा बन गया। तो यहां से थीटा आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 4/3 के बराबर, ऐसा भी लिख सकते हो और tan थीटा ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही तरीके हैं। अब अल्टीमेटली अपने को क्या पता चला, इन दो को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट वेव हमसे पूछा गया था, उस रिजल्टेंट वेव का हमने एम्पलीट्यूड निकाल लिया, हमने उसका एंगल निकाल लिया है। तो अब मैं रिजल्टेंट वेव लिख रहा हूं, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है 5 साइन ओमेगा टी प्लस 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 थीटा, और थीटा की वैल्यू हम यहां पर सीधे सीधे उठा के धरेंगे, यानी tan इनवर्स 4/3। ये बेटा हमारा हो गया आंसर। दिस इज द रिजल्टेंट वेव। क्या बात चमकी है, क्या बात समझ में आई है? जल्दी से बेटा वोट करके मेरे को बता दो फटाफट, क्या ये बात आपको एकदम समझ में आ गया? अब ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भाई क्लियर है? फटाफट बता दो सब लोग जरा, तो फटाफट सभी लोग हमें बता दो भाई, फटाफट सभी लोग बता दो, क्या बात एकदम चकाचक क्लियर है? ठीक है, बताओ आप लोग, जब तक मैं आपको आगे की चीज सिखाता हूं। अल्टीमेटली अपने को यह पता चल चुका है कि भाई ए स्क्वायर जो होता है वो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस प्लस टाइम्स A1 A2 कॉस फाई के बराबर होता है, राइट? ये फॉर्मूला अपने को पता चल चुका है कि ए स्क्वायर जो है वो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई के बराबर होता है। अगर मैं इस इक्वेशन में k का मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस इक्वेशन में बेटा k का मल्टीप्लाई कर दूं, यहां भी k का मल्टीप्लाई, यहां भी k का मल्टीप्लाई, यहां पर जो है उसको मैं अंडर रूट के, यहां भी अंडर रूट के, अगर मैं ऐसा कर दूं, है ना, हाँ, अगर मैं ऐसा कर दूं क्या होगा? ठीक है, लगभग 84% बच्चों को बात समझ में आई है, बाकी बच्चों को भी आएगी आएगी आएगी, है ना? हाँ, आएगी। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में k का मल्टीप्लाई कर दूं, तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी है वो k a स्क्वायर के बराबर होती है। इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज इक्वल टू k a स्क्वायर, तो ये बन जाएगा I के बराबर, k a1 स्क्वायर जो है वो I1 हो जाएगा, k a2 स्क्वायर जो है बेटा वो I2 हो जाएगा, 2 टाइम्स अंडर रूट k a1 को मैं अंडर रूट I1 लिख सकता हूं, अंडर रूट k a2 को मैं अंडर रूट I2 लिख सकता हूं, इंटू कॉस फाई बन जाएगा, राइट? तो इसको आप बोल सकते हो कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द वेव जो हमारी निकल करके आई, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस फाई। यानी कि जब एक साथ, अब पूरी पिक्चर को ध्यान से सुनना, जब एक साथ दो या दो से ज्यादा लाइट वेव्स ट्रेवल कर रही होंगी किसी एक मीडियम में, वो भी ऐसी लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनके बीच का फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट के बराबर हो, तो उनका वहां पर सुपरपोजिशन होता है। सुपरपोजिशन का मतलब कि ये जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है वो किसी पॉइंट पर मैक्सिमम और किसी पॉइंट पर मिनिमम हो जाती है। ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी बेटा जब मैक्सिमम हो, जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपकी मैक्सिमम हो जाए पॉइंट पर, उस जगह पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जहां पर आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए वहां पर बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जहां पर ये इंटेंसिटी मिनिमम हो जाए वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो इंटरफेरेंस के कितने टाइप हो गए भैया? दो। इंटरफेरेंस के कितने टाइप हो गए बेटा? दो। जब दो टाइप हो गए, जब इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए, जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाए वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम हो जाए वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, अगर कॉस फाई की वैल्यू +1 के बराबर है, अगर कॉस फाई +1 के बराबर हो जाए, सोचो अगर ये कॉस फाई +1 के बराबर हो जाए तो क्या ये इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी बेटा? भाई इट इज I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2, है ना?
cos फाई की वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो वहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा, और इस मैक्सिमम इंटेंसिटी को मैं जरा ध्यान से देखना, क्या मैं इसको अंडर रूट आई 1 प्लस अंडर रूट आई 2 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं बेटा? तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब पॉसिबल है? जब cos फाई हमारा +1 के बराबर हो जाएगा, राइट? सिमिलरली जब यही cos फाई हमारा मिनिमम हो जाए, cos फाई की मिनिमम वैल्यू बेटा कितनी होती है? -1 के बराबर। जब ये cos फाई -1 हो जाएगा तब लाइट की ये जो इंटेंसिटी है ये हमारी मिनिमम हो जाएगी, एंड दिस विल बिकम I1 + I2 -2 अंडर रूट I1 I2। ठीक है, तो ये I मिनिमम हमारा निकल आएगा अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, यानी कि अब जरा पूरे मुद्दे को समझ। मुद्दा यह था कि जब एक साथ दो या दो से ज्यादा ऐसी लाइट वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, जिनके बीच का फेज डिफरेंस 0 या कांस्टेंट के बराबर हो, अगर वो सुपरपोज एक साथ करेंगी किसी एक मीडियम में, तो वहां पर इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये जो इंटेंसिटी ऑफ वेव है इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, कभी ये मैक्सिमम हो जाएगा और कभी ये मिनिमम हो जाएगा। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन रहा होगा, राइट? तो इस पूरे फॉर्मूले में जो सारा खेल कर रहा है वो ये वाला टर्म कर रहा है, इसीलिए इस टर्म का नाम रखा गया बेटा इंटरफेरेंस टर्म। इंटरफेरेंस टर्म इसको बोलते हैं क्योंकि यही टर्म है जो इंटरफेरेंस करा रहा है। क्योंकि यहां पर जरा चेक कर लो, I1 I2 ये तो फिक्स है, I1 और I2 तो फिक्स है, कांस्टेंट्स है ना? यहां पर सिर्फ ये cos फाई है, हालांकि फेज डिफरेंस भी यहां पर आपसे क्या बोला गया? कांस्टेंट रखने को। फाई भी क्या बोला गया? कांस्टेंट रखने। अगर दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस ऐसा है कि cos फाई +1 के बराबर है, राइट, या cos फाई -1 के बराबर है, तो वहां पर कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अगर बात अब चमकी है तो जरा सभी लोग यार एक बार हार्ट स्पैम कर दो। अगर अब बात चमकी है तो हार्ट स्पैम कर दो, तब तक मैं आपका डाउट चेक कर रहा हूं। ठीक है भाई? हाँ, पता कैसे लगेगा? हाँ, पता कैसे लगेगा? कौन है भाई? पता लगेगा, क्या पता करना है? तो खाली ही है, क्या पता करना चाहते हो भाई तुम? है क्या मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ? ये डार्क नाइट साहब कह रहे हैं सर आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। है आ, अरे नालायकों, ये पूरा का पूरा तुम लोगों ने जो है डाउट बॉक्स भर रखा है सर जी, लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है? सुपरपोज का मतलब होता है जब बेटा दो वेव्स एक साथ एक मीडियम में पहुंचे, एक साथ जब एक मीडियम में पहुंचे तब। है हाँ सर, रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? अंशिका ने पूछा। अंशिका बेटा मान लो तुम्हारे पास है 100 रुपए, ठीक है, और मेरे पास है मान लो 200 रुपए, राइट, फॉर एग्जाम्पल। और कभी मैंने आपसे बोला चलो मैं पार्टी देता हूं आपको, है ना, और मान लो मैं आपको पार्टी पर कहीं ले गया, मान लो हम लोग पिज्जा ही खा रहे हैं बैठकर, राइट? तो वहां पर अब पता चला मेरे पास 200 रुपए, आपके पास 100 रुपए, 100 रुपए आपने दिए, 200 रुपए मैंने दिए, तो टोटल रुपए कितने हो गए? 300 रुपए, राइट? अब वो 300 रुपए का क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन। वो पूरे के पूरे 300 रुपए पिज्जा वाला ले जाएगा, तो उसके पास इंटेंसिटी मैक्सिमम और हम लोग के पास इंटेंसिटी 0। अभी बात समझ में आई? अभी बात समझ में आई? बोलो अंशिका, बात समझा? रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बेटा इसकी इंटेंसिटी उसकी इंटेंसिटी अब मैं बांटूंगा, ठीक है, दैट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? हाँ, अरे एग्जाम्पल है भाई, एग्जाम्पल एग्जाम्पल। अच्छा अकिल सर अभी पढ़ा रहे हैं पैरेललोग्राम्स लॉ, कोई बात नहीं, 11th में है बेटा ये। साइन ओमेगा टी को कॉमन लेने की स्टेप नहीं समझ में आई? अरे बेटा कॉमन लेना है बस, कॉमन लेना है भाई, केवल कॉमन लेना है, इसमें क्या? साइन ओमेगा टी कॉमन कर लो यार। ये देखो साइन ओमेगा टी दिख रहा है, यहां भी साइन ओमेगा टी दिख रहा है, अरे कॉमन करो। कैसे कॉमन करोगे? क्या बचेगा? A1 इधर बचेगा, A2 cos फाई इधर बचेगा, तो A1 + A2 फाई ये हो गया, और ये साइन टी।
कॉमन लेना है, कॉमन लेना है। ठीक है भाई, कर लो। सर क्या जेई के लिए ड्रॉप लेना सही है? अंकित भाई, अगर तुम्हें अपने ऊपर पूर्ण भरोसा है कि तुम मेहनत आगे करोगे और तुम सिलेक्शन ले सकते हो तो बिल्कुल भाई, है ना, फुल ड्रॉप लो। एकदम परफेक्ट क्लियर हो गया है, वेरी गुड। अरे ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है भाई। देखो, अखिल सर का मुझे अभी आइडिया नहीं है, मैं आज पता करूंगा, मेरे को खुद नहीं आइडिया है। भाई देखो, वो लोग सब नोएडा से क्लास लेते हैं, मैं यहाँ पर लेता हूँ, मेरे को आइडिया नहीं अभी। ऐसी ऐसी कोई अफवाह ना फैलाओ भाई, अथर्व भाई, है ना। ऐसी कोई अफवाह आप लोग मत फैलाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है जहां तक मेरी उम्मीद है। मैं पता कर लूंगा, अभी मुझे खुद नहीं पता है। ठीक है, हाँ ठीक है भाई। सो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जहां मैक्सिमम हो जाए कंस्ट्रक्टिव, जहां मिनिमम हो जाए डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, आई होप आपको मैटर क्लियर समझ में आया होगा। अब आ जाओ, थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, थोड़ा और आपको फील दिला देते हैं इस टॉपिक का। ठीक है, सुनो मेरी बात। हाँ, सुनो मेरी बात। ठीक है, देखो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब है बेटा कॉस फाई का मैक्सिमम हो जाना। जब ये कॉस फाई 1 के बराबर होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और वहां पर देखो, जब ये 1 के बराबर हो तो पहली बात तो यही समझ लो कि भैया कॉस फाई जब 1 होगा तो कंस्ट्रक्टिव, जब कॉस फाई हमारा -1 होगा तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब मुद्दा ये है कि सर कॉस फाई कब 1 के बराबर होता है? जब फाई की वैल्यू 0 के बराबर हो, जब फाई 2 पाई के बराबर हो, 4 पाई के बराबर हो, 6 पाई के बराबर हो, तब बेटा ये जो हमारा कॉस फाई है वो 1 के बराबर होता है। यानी कि जनरल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो अगर कॉस फाई, अगर ये फाई, अगर ये फेज डिफरेंस, अगर ये 2n पाई के बराबर हो, जहां पर ये n हमारा 0, 1, 3 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर हो, तो ऐसे केसेस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। दैट मींस इफ द फेज डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई। मैं लिख रहा हूं, इफ फेज डिफरेंस, इफ फेज डिफरेंस is even multiple of pi, then interference is, कंस्ट्रक्टिव। बेटा जब भी फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर हो तो वहां पर इंटरफेरेंस हमारा कंस्ट्रक्टिव होता है। और फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में मैं आपको रिलेशन सिखा चुका हूं। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन था? 2 पाई/λ इनटू पाथ डिफरेंस, अगर मैं डेल्टा एक्स लिख दूं तो दैट इज शुड बी इक्वल टू 2n पाई, राइट। दैट शुड बी इक्वल टू फेज डिफरेंस, है ना। तो फेज डिफरेंस अगर 2n पाई के बराबर है तो यहां से अब मैं निकालने वाला हूं पाथ डिफरेंस कितना होगा, जरा चेक करो। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, तो पाथ डिफरेंस बेटा अगर n के बराबर हो, राइट, पाथ डिफरेंस अगर n के बराबर हो, जहां पर फिर से ये जो n है हमारा वो 0, 1, 3 कुछ भी हो सकता है, राइट। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि जब फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर हो या फिर लाइट वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस n के बराबर हो, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, राइट। n में आप वैल्यूज रख सकते हैं, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस अगर आपका कभी 0 के बराबर हो, लेमडा के बराबर हो, 2 लेमडा के बराबर हो, 3 लेमडा के बराबर हो या फिर सो ऑन, ऐसे में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, राइट। अगर कॉस फाई -1 के बराबर हो तो ऐसा तब पॉसिबल है बेटा जब ये पाई हो, ये 3 पाई के बराबर हो, 5 पाई के बराबर हो, 7 पाई के बराबर हो एंड सो ऑन। तो यहां पर ये वैल्यू हमारी आएगी 2n-1 पाई के बराबर, राइट। यानी कि क्या लिख सकते हैं हम लोग? इफ फेज डिफरेंस, इफ फेज
difference is odd multiple, if phase difference is odd multiple of pi, then interference is destructive. क्लियर है? यानी कि अगर फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो, यानी 2n-1 पाई के बराबर हो, तो ऐसे केसेस में हमारा इंटरफेरेंस जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। और यहां पर जो n की शुरुआत होगी बेटा वो 1 से होगी। चेक करो, दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 1 3। ध्यान रहे इसमें n की शुरुआत 0 से हो रही है, यहां पर n की शुरुआत 1 से हो रही है। क्लियर है? और जब फेज डिफरेंस की बात हो गई है तो पाथ डिफरेंस भी हम कह सकते हैं। पाथ डिफरेंस होता है ना, फेज डिफरेंस बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस अगर 2n-1, तो यार पाई से पाई कैंसिल होगा, पाथ डिफरेंस की वैल्यू तुम्हारी निकल करके आएगी 2n-1 लैम्डा अपॉन 2। ठीक है, 2n-1 लैम्डा बाई, and again here n is equal to 1 2 3 4 and so on। तो पाथ डिफरेंस अगर कभी भी दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस 1 रखो, यहां पर n की वैल्यू 1 रखोगे तो 2-1 बनेगा, यानी कि लैम्डा बाई 2। n की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो ये बनेगा 4-1 यानी कि 3 लैम्डा बाई 2। ठीक है, अगला बनेगा 5 लैम्डा बाई 2, अगला बनेगा 7 लैम्डा बाई 2 एंड। यानी कि अब पूरी पिक्चर फिर से सुनो, पूरी पिक्चर फिर से सुनो, पूरी पिक्चर फिर से सुनो। ठीक है, पूरी पिक्चर भैया फिर से सुनो। क्या? अगर कभी भी दो या दो से ज्यादा ऐसी लाइट वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, जिनका पाथ डिफरेंस है ना, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, अगर फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर फेज डिफरेंस हमारा 2n-1 पाई के बराबर है तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर है तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या आप सभी को बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? जल्दी से बेटा बता दीजिए, क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आई है? फटाफट वोट करके बता दीजिए। दो वेव्स के बीच में अगर फेज डिफरेंस बेटा इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, 2n-1 पाई के बराबर हो तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक बच्चे का मन है, कह रहा सर यहां पे क्या हम 2n+1 पाई लिख सकते हैं और n की वैल्यू 0 से शुरू कर देंगे? वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। किसी किताब में हो सकता है आपको ऐसा भी मिल जाए कि यहां 2n+1 पाई लिखा हो और n की वैल्यू 0 से शुरू कर दी हो, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है। क्लियर है? ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो भैया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस n लैम्डा के बराबर है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और अगर वो 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो सभी लोग, जल्दी से बता दो, क्या ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है? ठीक है, 85%। वेरी गुड, गुड। ठीक है भाई, सर छोड़ दिया है, अखिल सर ने क्या है? चलो कोई बात नहीं। देखो ऐसा है बेटा, एक बात आप लोग मेरी बात समझ लो। ठीक है, आप लोग पूरे लेक्चर के दौरान ये बात पूछ रहे हो या पूछने की कोशिश कर रहे हो, हालांकि मेरे को सच में नहीं पता है क्या है, बट अगर आप लोग चेक कर रहे हो इंस्टा पे या कहीं पर भी, अगर ऐसा कुछ आपको लिखा दिख रहा है कि सर ने पीडब्ल्यू छोड़ भी दिया है, तो देखो बेटा इससे अल्टीमेटली कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप सभी का एम है पढ़ना, हम सभी का एम है पढ़ाना। ठीक है,
आज मैं यहाँ पर हूँ, आप सबको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कल हो सकता है कौन ना कोई पढ़ाए, ठीक है। तो इससे यार आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अखिल सर बहुत अच्छे टीचर हैं और उनका हमेशा से एम रहा है बच्चों को पढ़ाना। तो आप लोग कतई अपनी पढ़ाई को भाई डिस्टर्ब मत करो, ठीक है। पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करिए, है ना। बहुत सारे अपने पास ईडब्ल्यू में बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपके सिलेबस को पूरा अच्छे से कराएंगे, ठीक है। तो आप कतई टेंशन मत लीजिए, और सर भी यही चाहते हैं कि आप टेंशन ना लें। तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा आप सभी लोग। आपका जो भी कमिटमेंट है वो सब पूरा किया जाएगा। बाकी मुझे अभी खुद नहीं पता है भाई, मैं तुम्हारे कमेंट को पढ़ के बता रहा हूं, अभी मेरे को खुद नहीं पता है। मैं बात करूंगा अभी बाद में, क्लास के बाद मैं बात करूंगा, मेरे को खुद नहीं पता है, राइट। तो आप कतई इस बात पर टेंशन कोई लोग मत लो, ठीक है। देखो बेटा, किसी के भी आने और जाने से आपकी लाइफ पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कतई बिल्कुल भी लाइफ पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं है। तो हम लोगों ने आज, है ना, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हम लोगों ने आज किया है, राइट। हाँ, तो उस पर बेस्ड आ जाइए जरा, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो स्वीटी बता रही है नहीं नहीं तबीयत खराब है। अरे यार तुम लोग जबरदस्ती, मतलब टीचर ने ना छोड़ा हो तो तुम लोग कह कह के छुड़वा दो, है नालायक कहीं के। भाई मेरे को खुद नहीं पता है, मैं 10 बार बोल रहा हूँ ये बात, पता चला बाद में कह दो नहीं नहीं शैलेंद्र सर ने कहा था। भाई हमें नहीं पता, मैं तो तुम्हारे कमेंट को पढ़ के कह रहा हूँ भाई, मुझे खुद नहीं पता है, तो शॉकिंग न्यूज है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। देखो, टू मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव्स ऑफ एम्पलीट्यूड ए एंड टू ए इंटरफेयरिंग एट पॉइंट हैव फेज डिफरेंस ऑफ 60 डिग्री। उनके बीच का फेज डिफरेंस बेटा 60 डिग्री के बराबर है। तो इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू, आपको बताना है। अगर फेज डिफरेंस 60 के बराबर है तो पहले आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालो, ठीक है। सो दैट विल बी, पहली वेव का एम्पलीट्यूड ए है और दूसरे का जो एम्पलीट्यूड है वो 2a के बराबर है, ठीक। यार इसको हम लोग इस बार रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है उसको स्मॉल ए से लिख दे रहा हूं, ठीक है। ए और 2a है तो भैया सॉल्व करो। ए भी होता है ए कॉस, उनके बीच का फेज डिफरेंस 60 के बराबर है। ये बन जाएगा ए स्क्वायर, ये बनेगा 4a स्क्वायर प्लस, देखो कॉस 60 1/2 होता है, ये 1/2 और ये 2 कैंसिल हो गया तो ये बन जाएगा 2a स्क्वायर। तो 4 2 6 और 1 7, तो ये बन जाएगा 7a स्क्वायर के बराबर, राइट। तो एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर है वो 7a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यानी कि इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी के बारे में बता दूं तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है। तो दिस इंटेंसिटी विल बी प्रोपोर्शनल टू 7a स्क्वायर। तो सी ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। सी ऑप्शन हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। केवल 23% बच्चों ने सही किया है भाई। अनुराग, सत्य, सार्थक, प्रांशु, आयुष पांडे और खुशी, ठीक है। अभी देखो फिर से आप लोग बात समझ, अगर दो ऐसी वेव्स हैं जिसमें एक का एम्पलीट्यूड है हमारा ए के बराबर, दूसरे का एम्पलीट्यूड है 2a के बराबर, और उनके बीच का फेज डिफरेंस बेटा 60 डिग्री के बराबर है, और हमसे कहा गया कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है। बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होता है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, आई प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व कर लो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव, ठीक है। इसको दनादन सॉल्व करोगे तो बस 7a स्क्वायर आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए सब लोग, कह रहे डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंटरफेरिंग वेव्स आर। दो वेव्स हैं भैया, y1 हमें गिवन है 4 sin ओमेगा टी, y2 है 3 sin ओमेगा टी प्लस π/2। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। रिजल्टेंट वेव का बेटा एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट वेव जो होगी उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। पहली वेव है 4 साइन ओमेगा टी, दूसरी है 3 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। फटाफट आंसर करो बेटा।
मैंने आपसे कहा था वेक्टर के मेथड से हम लोग कर सकते हैं। ये रहा भैया 4, अगला रहा वेक्टर हमारा 3 यूनिट का और उनके बीच का एंगल है 90। 3 और 4 जब वेक्टर फॉर्म में हो, एंगल उनके बीच का 90 हो, तो उनका रिजल्टेंट 5 के बराबर आता है। और बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, सेम यही क्वेश्चन आज की ही क्लास में मैंने आपको करवाया था। केवल 38% बच्चे सही कर, केवल 38% बच्चे सही कर पाए हैं। सेम क्वेश्चन आज ही करवाया था, याद करो। y1 बराबर 3 साइन ओमेगा टी मैंने लिखा था और 4 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 मैंने लिखा था, एज इट इज सेम क्वेश्चन। क्यों गलत कर रहे हो भाई? है प्रांशु, ऋतुराज, साक्षी, लोकेश, कुणाल, गलत कर रहे हो यार, जरा बताओ तुम लोग काहे गलत कर रहे हो भाई? है सेम क्वेश्चन कराया था, आज ही करवाया है, क्यों गलत कर रहे हो बेटा? चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। देखो बेटा, जिन सोर्सेज ऑफ लाइट में, जिन जिन सोर्सेज ऑफ लाइट में, जिन सोर्सेज ऑफ लाइट में फ्रीक्वेंसी सेम होती है, फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट के बराबर होता है, तो उन सोर्सेज को कोहेरेंट सोर्सेज कहा जाता है। तो टू सोर्सेज ऑफ लाइट विच कॉन्टिन्यूअसली इमिट लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी विद जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस बिटवीन देम आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। तो ऐसे सोर्सेज जिनके लिए फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, तो उसको हम लोग जो है कोहेरेंट सोर्स कहते हैं। और जिनके केस में, और जिनके केस में ऐसा ना हो, मतलब कि फ्रीक्वेंसी सेम ना हो या फेज डिफरेंस जीरो या कांस्टेंट ना हो, मतलब फेज डिफरेंस अगर वेरिएबल है, तो ऐसे केस में वो हमारा इनकोहेरेंट सोर्स कहलाता है। क्लियर है? हाँ, ठीक है। तो टू सोर्सेज ऑफ द लाइट विच डू नॉट इमिट लाइट वेव विद द कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड इनकोहेरेंट सोर्स। तो अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट है, तो ये हमारा कोहेरेंट सोर्स है। और अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, तो हमारा इनकोहेरेंट सोर्स है। ये एक एक नंबर में पूछा जाता है, एक एक नंबर में ये पूछा जाता है। नालायकों, थोड़ा बातचीत तुम लोग जो है बंद कर दो, है लगे पड़े हैं एकदम। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो देखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो हमसे पूछ रहे हैं। आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो। देखो, मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब होता है √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, दिस इज मैक्सिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी होती है बेटा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इंटेंसिटी की अगर बात करें तो I1 जो है वो KA स्क्वायर के बराबर होता है, यानी KA1 स्क्वायर के बराबर। मैं यहां लिख सकता हूं इंटेंसिटी I1 जो है दैट इज इक्वल टू KA1 स्क्वायर, और इंटेंसिटी I2 जो है वो K टाइम्स A2 स्क्वायर के बराबर होती है। तो आप यहां लिख सकते हैं √KA1 स्क्वायर प्लस √KA2 स्क्वायर का डिवाइडेड बाई √KA1 स्क्वायर माइनस √KA2 स्क्वायर का होल, राइट। अब यहां से देखो, दिस इज √K टाइम्स A1 माइनस √K टाइम्स A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई √K टाइम्स A1 माइनस √K टाइम्स A2 का होल। √K पूरी इक्वेशन से आप कॉमन लेके उड़ा सकते हैं, बन जाएगा बेटा A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का होल, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर A2 से डिवाइड किया जाए, A1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A1 अपॉन A2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अगर दो वेव्स के एम्पलीट्यूड्स का जो रेशियो है, ठीक है, इफ अगर एम्पलीट्यूड्स का जो रेशियो है, इफ A1 अपॉन A2, अगर वेव्स में एम्पलीट्यूड्स का रेशियो अगर R के बराबर हो जाए, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि I मैक्स अपॉन I मिनिमम जो है
दैट इज इक्वल टू R+1 अपॉन R-1 का होल। ठीक है, बाकी पूरा ये वाला फॉर्मूला कहां से आया है वो मैं आपको यहां पूरा बता चुका हूं। क्लियर? सो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 के होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम जो है वो R+1 अपॉन R-1 के होल स्क्वायर के बराबर का है। नेक्स्ट है बेटा, कह रहे हैं स्लिट का विथ। देखो, स्लिट का मतलब एक समझ लो एक होल होता है, एक पर्दा ले लो, उस पर्दे में एक छेद कर दो, यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट रखो, तो यहां से लाइट रे ऐसे निकलेगी, लाइट रेज स्लिट से पास होगी, यहां से ऐसे ढेर सारी लाइट रेज निकल रही होंगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्लिट। इसी को क्या बोलते हैं? स्लिट। तो स्लिट एक तरीके से समझ लो एक छेद होता है, एक होल होता है जिससे लाइट रे निकल रही होती है। ठीक है, तो यहां पर कई बार ऐसा भी कहा जा सकता है कि भाई एक स्लिट है जिसकी विथ कम है, एक स्लिट है जिसकी विथ ज्यादा है। तो विथ ऑफ द स्लिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। भाई जितना ज्यादा चौड़ा ये स्लिट होगा उसमें लाइट की इंटेंसिटी ही ज्यादा होगी, यानी उतना ही ज्यादा लाइट यहां से निकल रहा होगा। ठीक है, सो विथ प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी होता है। तो ऐसे में अगर आपसे कभी बोले कि भाई विथ को डबल कर दिया, तो आप समझ जाना इंटेंसिटी ऑफ लाइट को डबल कर दिया है। तो W1 अपॉन W2 जो है वो I1 अपॉन I2 रेशियो के बराबर है, विच इज A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू R स्क्वायर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं R जो है हमारा दैट इज अंडर रूट W1 अपॉन W। बेटा ऐसा भी हो सकता है कि I मैक्स अपॉन I मिनिमम में, ठीक है, यहां पर ऐसा यूज के बाद ध्यान रखना R+1 अपॉन R-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और R की वैल्यू तो मैंने उधर बताया था आपको A1 अपॉन A2 तो होता ही है। ठीक है, A1 अपॉन A2 तो R की वैल्यू होती ही है। अंडर रूट I1 अपॉन अंडर रूट I2 ये भी हो सकता है। अंडर रूट W1 अपॉन अंडर रूट W2 ऐसा भी हो सकता है। ये बात ध्यान रखना, इस पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये तो इंपॉर्टेंट था ही, ये वाला भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही स्लाइड्स जो मैंने आपको बताई हैं दोनों इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। राइट, ये दो आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अब आ जाओ इस पर तुम्हें न्यूमेरिकल थोड़े बता देते हैं। कह रहे टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव इंटेंसिटीज इन द रेशियो 25:16, यानी कि दो वेव्स हैं जिनकी इंटेंसिटी का रेशियो अपने को पता है। फाइंड रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा टू मिनिमा। ठीक है, तो आपको बताना है आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम कितना होगा। ठीक है, तो देखो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम जो है वो R+1 अपॉन R-1 का होल स्क्वायर होता है बेटा। अगर R मिल जाए तो काम चल जाएगा। राइट, जरा चेक करो, इंटेंसिटी जो होती है इसका मतलब होता है ना KA1 स्क्वायर, और I2 का मतलब होता है KA2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25/6। तो यहां से बेटा आप A1 अपॉन A2 निकाल सकते हैं, विच इज इक्वल टू 5/4, और यही R है, बस यूज कर लो। 5/4 प्लस 1, 5/4 -1 का होल। ठीक है, ये एलसीएम लोगे तो तुम्हारा 9/4 बन जाएगा, ये तुम्हारा बन जाएगा 1/4 का होल। इस 4 कैंसिल होगा, 9 का स्क्वायर 81, इस ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर निकल करके आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा ही आंसर भी है। ये बता दो भाई, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहे टू प्लेन मोनोक्रोमेट, देखो मोनो मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक मतलब होता है वेवलेंथ, यानी सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट की बात कर रहे हैं। प्रोपगेटिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द एम्पलीट्यूड A एंड 2A। तो दो वेव्स हैं जिनका एम्पलीट्यूड A और 2A है, और उनके बीच का फेज डिफरेंस इस बार π/3 के बराबर है। π/3 का मतलब होता है वही 60 डिग्री, π/3 का मतलब वही 60 डिग्री होता है। ठीक है, और हमसे यही कह रहा है कि भाई एम्पलीट्यूड बता दो रिजल्टेंट का, तो ये C के बराबर ही आएगा यार। यही वाला सेम क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, ये वही वाला सेम क्वेश्चन है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, वही वाला सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस थोड़ा सा हल्का सा लैंग्वेज में चेंज है।
अगला क्वेश्चन देखो, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन छोड़ो, चलो इसको तुम लोग तो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, आज नहीं करा। ये क्वेश्चंस मैं तुम्हें अगली क्लास में कराऊंगा। तो ये वाला बताओ, हाँ, तुम लोग ये वाला बताओ, इसका आंसर करो। चलो आंसर करो, आंसर करो फटाफट, आंसर इट, पढ़ो और आंसर करो। When interference of the light takes place, energy is created in the region of maximum intensity. Energy is destroyed in the region of maximum intensity. Conservation of energy holds good and energy is redistributed. या फिर conservation of energy does not hold good. आंसर करो बेटा, फटाफट आंसर करो। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट जब भी होता है तो एनर्जी के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। जल्दी से आंसर करो भाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहां पर होल्ड होता है, तभी किसी जगह पर एनर्जी मैक्सिमम है, किसी जगह पर एनर्जी मिनिमम है बेटा, ठीक है। तो 46% बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट किया है, और सबसे आगे हैं तनिष, सत्य, कोमल और अनुभव और मोहित, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मोहित है या मोक्षित थे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइट सोर्सेज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब समझ लो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में सोर्सेज हैं वो इनकोहेरेंट है, कोहेरेंट है, व्हाइट लाइट है या ब्लू ग्रीन रेड लाइट है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या इंटरफेरेंस ऑफ लाइट तभी पॉसिबल है जब फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट हो या तो फेज डिफरेंस जीरो हो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, कोहेरेंट होना चाहिए, ठीक है। 57% बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, पायल, आर्यन, कोमल, विश्वजीत और श्रेया। लाइट सोर्सेज यूज इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आर, तो करंट तो था ही। चलो ठीक है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, ट्राई करिएगा, अगर आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो उससे ज्यादा अच्छी बात। अगली क्लास में मैं इन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूंगा, क्योंकि अभी आप लोग क्वेश्चन को ज्यादा करने लायक नहीं हुए हैं। मोक्षित भाई समझ गए, समझ गए, समझ गए, डांटो नहीं, डांटो नहीं। हाँ, तो ये रॉयल दीपक साहब हैं, प्रांशु हैं, सपना है, ऋषभ है, खुशी, हर्ष, अनुष्का, सत्य, सार्थक, मनोहारी, कोमल और आर्यन। ये लोगों ने लेकिन एक एक क्वेश्चन गलत कर दिया, लायक है सर। हाँ। ठीक है भाई। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का सेशन, लेकिन जाने से पहले, हाँ हाँ हाँ, जाने से पहले आप लोगों के लिए एक शायरी है, और ये शायरी मैं आपको बताऊं, ये शायरी आप लोगों में से उन दिल फेंक आशिकों के लिए है ना, जिनका दिल हमेशा बटता रहता है इधर उधर, इधर उधर, हर तरफ, उन बच्चों के लिए ये शायरी है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। सारा स्कूल उसके पीछे, वो तेरे साथ, सारा स्कूल उसके पीछे, वो तेरे साथ, फोन पे प्यारी प्यारी बातें करती सारी दिन रात, है ना, फोन पे प्यारी बातें करती सारी दिन रात, तुझे लगता होगा तुझ में कुछ खास है, तुझे लगता होगा तुझ में कुछ खास है, तुझे क्या पता तू भी तो एक टाइम पास है। तो भाई साहब मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो किसी का टाइम पास मत बनिए, अपने लिए, अपने ड्रीम के लिए मेहनत करिए। अभी फिलहाल आपके लिए
यही जो है इंपॉर्टेंट है, राइट? चलिए